गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बेटा 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने इससे कुछ जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स करे थे, एपीसी एमसीसी वाले, कंजम्पशन और सेविंग इक्वेशन करी थी। कंजम्पशन इक्वेशन और सेविंग इक्वेशन यूज करके कैसे हम किसी भी लेवल का कंजम्पशन और किसी भी लेवल की सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग अहेड बेटा, आगे चलते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आज हम करेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। Today's topic is investment function. What is investment? Investment क्या है बेटा? Investment is the expenditure on creation of new capital assets. नई capital assets को create करने में जो भी खर्चा होगा, that is known as investment. So investment function is used as, the investment function is the expenditure incurred on creation of new capital assets. कैपिटल एसेट सभी को पता है, हमारे फिक्स्ड एसेट ये सब हमारे कैपिटल एसेट्स हैं जो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो दीज आर नोन एज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेटा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हियर इज ऑफ टू टाइप्स। यहां पर इन्वेस्टमेंट बेटा हमारी दो तरह की होगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड द अदर वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बेटा हमने पहले भी पढ़ी थी जब आपने कंजम्पशन वाला शेड्यूल बनाया था, पी और आई। वहां पर आपको याद हो तो आपने इन्वेस्टमेंट कैसी ली थी, 2020 हर लेवल पर मार्क करी थी। इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर सेम थी। तब आपने पूछा था सर ये इन्वेस्टमेंट सेम क्यों ली है? दैट एट दैट टाइम आई सेड द इन्वेस्टमेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट हमने कैसी एज्यूम करी है बेटा? ऑटोनॉमस एज्यूम करी है। तो क्या होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट which does not change with the level of income, जो इनकम लेवल से चेंज नहीं होती। तो what is autonomous investment? Investment which does not change with the change in income। ये वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो इनकम में चेंज आने की वजह से चेंज नहीं होती। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएं बेटा तो ये इन्वेस्टमेंट कैसी बनेंगी हमारी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये आपकी इनकम है एक्स एक्सिस पर, अगर आपने इनकम मार्क करी है तो ये पैरेलल होगी इनकम से, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस रहती है, ये सेम रहती है हर लेवल पर। तो इसका जो कर्व बनेगा बेटा वो पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस के। अनदर वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? इन्वेस्टमेंट चेंजेस विद द चेंज इन इनकम, जो इनकम में चेंज आने की वजह से चेंज होंगी, एंड आर एक्सपेक्टेड और रिलेटेड टू प्रॉफिट। प्रॉफिट से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे जैसे इनकम चेंज होगी इन्वेस्टमेंट भी चेंज होंगे, इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी। तो बेटा कैसे मार्क करेंगे इसे ग्राफ पे? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा कुछ ये इस तरह। सपोज अगर पहले ये था, ये लेवल था आपका इनकम का, और ये है आपने मार्क करी है इन्वेस्टमेंट, इनकम बढ़ गई, ये हो गई इनकम।
तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएंगी। अगर ये आपका पॉइंट है तो ये पॉइंट भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अपवर्ड स्लोपिंग, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट्स पर किया हुआ खर्चा इज नोन एज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होंगी बेटा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सभी को पता है कौन सी है, वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम लेवल के साथ चेंज नहीं होती, कौन सी की रहेंगी वो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो इनकम लेवल के साथ चेंज होगी, दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पर डिपेंड करती है, प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, तो ये बनेंगी अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। इसका इस इन्वेस्टमेंट का कर्व बनेगा बेटा अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जाता हुआ। अगर इनिशियल लेवल ये था हमारा इनकम और इन्वेस्टमेंट का, इनकम बढ़ गई, ये हो गई, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएंगी, ये इनकम बढ़ने के साथ बढ़ेंगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। Next concept is determinants of investments. Determinants of investments, investments के determinants मतलब investment किस factors पर depend करती है, तो here are the two factors. investment के जो determinants है बेटा हमारे दो हैं, वो कौन कौन से, MEI and ROI। फर्स्ट है हमारा MEI and the second one is ROI. What is MEI? Marginal efficiency of investment, and ROI is beta rate of interest। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, MEI एंड ROI। दो डिटर्मिनेंट्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, MEI पर और ROI पर। व्हाट इज MEI? MEI क्या है बेटा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जितनी भी हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है उस पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। हम क्या एक्सपेक्ट कर कर चल रहे हैं कि जो हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है उस पर हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। व्हाट इज ROI? ROI इज द कॉस्ट ऑफ borrowing funds या money to finance the investment। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपने पैसा बोरो किया है तो उस बोरोइंग कॉस्ट क्या है, कितने परसेंट पर आपने पैसा वो उधार लिया है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उस पर प्रोवाइड करेंगे। तो MEI है बेटा हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हम उन एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स पर मानकर चल रहे हैं। और ROI है बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड, जो भी फंड्स हमने बोरो करे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। MEI का एक फॉर्मूला है बेटा, MEI इज इक्वल्स टू प्रोस्पेक्टिव फील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। MEI का बेटा एक फॉर्मूला है, प्रोस्पेक्टिव फील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फील्ड? व्हाट इज सप्लाई प्राइस? प्रोस्पेक्टिव फील्ड इज इक्वल्स टू नेट रिटर्न, कितना नेट रिटर्न हमें मिलेगा। सप्लाई प्राइस
कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू एसेट, नई एसेट को प्रोड्यूस करने में यानी नई इन्वेस्टमेंट को प्रोड्यूस करने में आपका कितना खर्चा लगा, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ MEI. MEI is equals to prospective field upon supply price into 100. What is prospective field? Prospective field is net return. कितना आपको उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा। क्यों? जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम फ्री में उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। We are expected to get some return on the invested money. We are expected to get some return on the invested investment या invested assets. जो भी हमने एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रिटर्न जरूर मिलना होगा, उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। दैट्स व्हाई वी आर इन्वेस्टेड अवर मनी, जिसकी वजह से हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो प्रोस्पेक्टिव फील्ड का मतलब है बेटा नेट रिटर्न, कितना आपको नेट रिटर्न उस पर मिलेगा, कितनी आपको उस पर रिटर्न मिलेंगे जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। सप्लाई प्राइस, उस इन्वेस्टमेंट को करने पर आपका क्या खर्चा आया, तो रिटर्न को जब आप खर्चों से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो MEI पता चल जाएगा। MEI का मतलब है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, कितना पार्ट आप उस कॉस्ट का कवर कर पा रहे हैं। एंड ROI का मतलब है जो आपने कॉस्ट इनकर करी है, सप्लाई प्राइस है जो आपका मतलब जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट पर लगाया है, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको कितने % इंटरेस्ट देना है। मतलब जो भी पैसा आपने यूज करा है उस इन्वेस्टमेंट को इनकर करने के लिए, नए कैपिटल एसेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी कॉस्ट क्या है, जो भी पैसा आपने बोरो करा है तो किस रेट पर आपने बोरो करा है। तो ये है आपका खर्चा और ये है आपकी इनकम रिटर्न। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो डिटर्मिनेंट्स है, MEI है बेटा और दूसरा है हमारा ROI। MEI बताएगा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न हो सकती है, कितना अमाउंट आपको मिल सकता है। ROI कॉस्ट, जो भी पैसा आपने बोरो करा है और वो बोरो करके आपने इन्वेस्टमेंट पर लगा दिया है, उसकी कॉस्ट क्या है, उस पर आपको कितना खर्चा पे करना है। तो ROI बताएगा क्या खर्चा आपको पे करना है, MEI बताएगा आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कितनी आप उससे प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा कंपैरिजन ऑफ MEI एंड ROI। MEI क्या है आपका, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी की इन्वेस्टमेंट को करने से आपको कितना फायदा होगा। एंड व्हाट इज ROI? ROI इज कॉस्ट। ROI आपकी कॉस्ट है कि इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपने जो पैसा बोरो करा होगा उस पर कितना खर्चा होगा। तो कंपैरिजन ऑफ MEI एंड ROI हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इफ MEI इज मोर देन ROI, अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी यानी MEI ज्यादा है ROI दैट इज कॉस्ट से, जो पैसा आपने लिया उसकी कॉस्ट से आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट ज्यादा है, तो दैट मीन्स हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फायदा होगा। सेकेंड, इफ MEI इज लेस देन ROI, अगर MEI यानी प्रॉफिटेबिलिटी कम है और खर्चा ज्यादा है, एडिशनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इफ MEI इज इक्वल्स टू ROI, अगर आपकी MEI इक्वल है किसके, ROI के, दैट मीन्स नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में कोई से चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, जितना आपको प्रॉफिट अर्न होगा उतनी आपकी कॉस्ट आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट चेंज ही नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट करोगे ही क्यों। MEI कम है, ROI ज्यादा है, इनकम कम अर्न होगी, खर्चा ज्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी। MEI ज्यादा है, ROI कम है, खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। तो कंपैरिजन, इट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सप्लेन्स कंपैरिजन ऑफ MEI एंड ROI। MEI और ROI को कंपेयर कर रहे हैं, तो सिंपली हमें क्या पता चल रहा है, अगर लास्ट में ऑब्जर्व करें, कंक्लूजन निकालें कि MEI अगर ज्यादा है ROI से तो ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी तभी इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज होंगी। तो यहां पर बेटा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएंगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएंगी, यहां पर इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज होगी, यहां पर चेंज नहीं आएगा।
तो कंपैरिजन बिटवीन MEI एंड ROI, बस ये ध्यान रखना है MEI आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है, ROI आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है। मूविंग अहेड, आगे चलते हुए बेटा हमारे पास दो नेक्स्ट टर्म्स हैं, एक्सांटे एंड एक्सपोस्ट। एक्सांटे एंड एक्सपोस्ट, एक्सांटे का मतलब है बेटा प्लान्ड और एक्सपोस्ट का मतलब होता है बेटा एक्चुअल। एक्सांटे एंड एक्सपोस्ट, एक्सांटे का मतलब है बेटा प्लान्ड और एक्सपोस्ट का मतलब है एक्चुअल। तो फर्स्ट टर्म यहां पर आएगी एक्सांटे सेविंग। एक्सांटे सेविंग का मतलब क्या हुआ बेटा? प्लान सेविंग, विच द हाउस होल्ड प्लान्स टू सेव, जो हाउस होल्ड ने प्लान करा है सेव करने के लिए। एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट सेविंग क्या है? कुछ टर्म से बेटा, ये एक्सपोस्ट सेविंग का मतलब है एक्चुअल सेविंग। What the household actually saves, हाउसहोल्ड ने एक्चुअली क्या सेव करा है, दैट इज एक्सपोस्ट सेविंग। हाउसहोल्ड ने क्या प्लान करा था सेविंग के लिए, दैट इज एक्सांटे सेविंग। सिमिलरली एक्सांटे इन्वेस्टमेंट, एक्सांटे इन्वेस्टमेंट मीन्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म्स करती हैं। सेविंग्स कौन करता है? बाय हाउस होल्ड। ऐसे यहां लिख लेंगे एक्चुअल सेविंग्स बाय हाउस होल्ड। और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेटा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, फर्म्स एक्चुअली क्या इन्वेस्ट कर रही हैं। तो एक्सांटे सेविंग मतलब प्लान सेविंग, हाउस होल्ड ने क्या सेविंग्स प्लान करी है। एक्सपोस्ट सेविंग, हाउस होल्ड ने एक्चुअली क्या सेव किया। एक्सांटे इन्वेस्टमेंट, फर्म्स ने क्या इन्वेस्टमेंट प्लान करी है। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, फर्म ने एक्चुअली क्या इन्वेस्ट किया। तो दीज आर द फोर टर्म्स which explains ex-ante savings, ex-ante investment, ex-post savings and ex-post investment। बस ध्यान रखना है ex-ante का मतलब होता है बेटा प्लान और ex-post का मतलब होता है आपका एक्चुअल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, ये सिचुएशन है बेटा व्हेन ऑल दोज हु आर willing and able to work at the existing wage rate can get work. So full employment is a situation when all those who are willing and able to work at the existing wage rate can work or are working. वो सभी लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं, काम कर भी सकते हैं। विलिंग मतलब इच्छा रखना, एबल मतलब कर भी सकते हैं। एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वेज रेट, एग्जिस्टिंग वेज रेट का मतलब क्या है बेटा? जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है, मार्केट में उस पर्टिकुलर वर्क के जो वेज चल रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, कैन गेट वर्क और आर वर्किंग। तो वो सभी लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं, काम कर भी सकते हैं और तैयार हैं मार्केट में उस वेज रेट पर काम करने के लिए और शायद काम कर भी रहे हैं। दैट इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी बेटा दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जब हम ये कह रहे हैं कि सभी लोग काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर भी, तो हमने कह दिया फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं है। ऐसी सिचुएशन होते हुए भी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है।
एक है हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट and the other one is structural unemployment. Frictional unemployment and structural unemployment. What is frictional unemployment? Frictional unemployment क्या है बेटा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है जब कोई भी एक वर्कर एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ जाता है. व्हेन अ वर्कर लीव्स वन जॉब, यही लिखेंगे, व्हेन अ वर्कर लीव्स वन जॉब एंड joins the another job, the time between he or she remains unemployed. जब कोई भी वर्कर एक जॉब छोड़कर बेटा दूसरी जॉब की तरफ जाता है तो दोनों जॉब के बीच में जितने टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहा, मतलब जितने टाइम वो किसी भी जॉब में एंगेज नहीं था, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. वो हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट में काम या काउंट नहीं करते. वो फुल एम्प्लॉयमेंट ही मानी जाती है. सपोज एक वर्कर ने जॉब छोड़ दी 31 मार्च को और दूसरी जॉब ज्वाइन करी है उसने 1 मई को, तो जो अप्रैल का मंथ है बीच में जिसने उसने किसी भी जॉब में वर्क नहीं करा, जो कहीं भी वो एंगेज नहीं था, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानते. अनदर वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज, ये अराइज होती है because of mismatch between the worker and the demand of workers. इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बेटा अराइज होती है वर्कर के बीच में और डिमांड फॉर वर्कर्स, मतलब वर्कर्स की डिमांड कैसी है कि हमें अगर स्पेसिफिक स्किल्स वाले वर्कर चाहिए और हमारे पास वर्कर्स उस कैलिबर के नहीं है, उतनी स्पेसिफिकेशन या उतनी स्किल्स के नहीं है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगी. तो इट अराइजेस बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन वर्कर्स एंड द डिमांड ऑफ वर्कर्स. मिसमैच हो जाएगा वर्कर्स और डिमांड ऑफ वर्कर्स के बीच में. वर्कर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं और जैसे वर्कर्स की डिमांड आ रही है, मतलब किस तरह के हमें वर्कर्स चाहिए, किस तरह के वर्कर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनके बीच में जब मिसमैच होगा, मिसमैच का मतलब है जब दोनों की क्वालिटीज मैच नहीं करेंगी, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाएगी. सपोज हमें वर्कर चाहिए स्किलफुल, दोज हु ऑपरेट द कंप्यूटर जो ऑपरेट कर सकें, बट हमारे पास ऐसे वर्कर नहीं है जो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकें. तो वर्कर्स ऐसे अवेलेबल है जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, पर डिमांड कैसे वर्कर चाहिए जिन्हें कंप्यूटर चलाना इजीली आता हो. तो मिसमैच हो गया दोनों के बीच में, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बेटा अराइज होती है जब मिसमैच हो जाता है वर्कर्स और डिमांड ऑफ वर्कर्स के बीच में. नेक्स्ट है बेटा हमारा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का. अभी एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, अब है अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब है बेटा अपनी इच्छा से. जब वर्कर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, अपनी इच्छा से, मीन्स व्हेन अ वर्कर इज नॉट विलिंग टू वर्क, at the existing wage rate. जो भी वेज रेट मार्केट में चल रहा है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जब वर्कर अपनी इच्छा से उस वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, वॉलेंट्री का मतलब है अपनी इच्छा से जब वो काम नहीं करना चाह रहा उस वेज रेट पर, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. अपनी इच्छा से नहीं काम करना चाह रहा. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन अ वर्कर is willing to work at the existing wage rate but he could not get work.
वर्कर तैयार है काम करने के लिए, जो भी वेज रेट मार्केट में चल रहा है उस वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार है, बट ही कुड नॉट गेट वर्क, उसे काम नहीं मिल रहा, दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री का मतलब उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं चल रही यहाँ पर, वो इच्छा कर रखना है, उसकी इच्छा है कि वो काम करे, जिस रेट पर मार्केट में वो वर्क अवेलेबल है उस रेट पर वो तैयार भी है करने के लिए, बट उसे काम नहीं मिल रहा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जब वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाह रहा, इनवॉलेंट्री जब वो काम तो करना चाह रहा है बट उसे काम नहीं मिल रहा। तो हेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां हमने देख लिया बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यहीं पर आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाता है। होप इतना सभी को क्लियर होगा। दैट्स ऑल।